चलिए आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सीपीए की एग्जाम में 100% चांस इस पर्टिकुलर टॉपिक से सिमुलेशन आना। तो प्रीवियस बैचेस का एक्सपीरियंस और बहुत सारे बच्चे कई बार हमें यूट्यूब पर भी लिख के बोलते हैं कि सर ये टॉपिक हमको काफी थ्योरेटिकल लगता है, क्या इसको मगअप करना पड़ेगा और इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो हम इस पूरे सेगमेंट में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीओ वाले लेक्चर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बात के लिए मैं भी कह सकता हूं कि जब मैंने भी अपनी एग्जाम दी थी तो ये काफी हाईली इंपॉर्टेंट एरिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो डोंट टेक इट लाइटली फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के बारे में बात करें तो हमें इसको थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, और इसके लिए हमें इसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ेगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। जब आप एनपीओ के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक हॉस्पिटल हो सकता है, एक सोशल क्लब हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है जो चैरिटेबल पर्पस पे ही काम कर रही हो, एजुकेशन को प्रमोट करने के। तो कैरेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड होता है नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन। देखिए हम पढ़ तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही रहे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर को समझने से पहले इसके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा। आप सोचिए, यहां पर कोई नॉर्मली सेल और परचेस नहीं होती है, यहां कोई आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में आपको रेवेन्यू होती नहीं। यहां का कैरेक्टर होता है नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन। तो नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन वन पार्टी प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अनदर विदाउट रिसीविंग डायरेक्ट गुड्स और रिटर्न। मतलब आपको कुछ मिलता तो है, बदले में आपको कोई सर्विसेज नहीं देनी है या आपको कोई गुड्स नहीं प्रोवाइड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रांट्स एंड डोनेशन। तो जो एनपीओ होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू तो ग्रांट और डोनेशन ही होता है। ग्रांट और डोनेशन होगा जिससे वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को क्या करेगी, फुलफिल करेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि पहला सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा यहां पर, ग्रांट एंड डोनेशन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक वर्ड पूछा जाएगा आपसे, यही वाला नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन, जिसके बदले में कुछ नहीं मिले। तो ग्रांट्स कोई मिलती है तो बदले में कुछ आप से सामने वाले को आप प्रोवाइड थोड़ी करती हो। तो ग्रांट एंड डोनेशन एक नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन हो गया। टैक्सेस, आगे हम बढ़े यार, कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो टैक्स कलेक्ट करती है, तो टैक्स कलेक्ट करने के बदले में कुछ प्रोवाइड थोड़ी करती है। आप किसी काउंटी को, जैसे हमारे इंडिया में म्युनिसिपल पार्टीज होती है ना, म्युनिसिपल एमसीडी होती है ना, वैसे अगर हम काउंटी ने कोई टैक्स लगाया, सिटीजन पर कोई टैक्स लगाया है, सो वो क्या है, कोई डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज के बदले में नहीं है। मतलब अगर एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज के बिना आपको कोई चीज मिल जाए, टैक्सेस है, ग्रांट है, सब्सिडीज मिलती, गवर्नमेंट कई बार सब्सिडीज प्रोवाइड करती किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि लेट से आप एग्रीकल्चर को प्रमोट कीजिए, इसके लिए हम आपको सब्सिडीज देते हैं। कोई फॉरेन एड मिल रहा है आपको, कोई फॉरेन कंट्री से किसी पुअर कंट्री को एड दी जाए कि आप क्या करो, हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करो। तो दीज आर दी नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन का मतलब जिसमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट आप नहीं प्रोवाइड करते ग्रांट देने वाले को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एनपीओ चैप्टर में ये नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन को समझना है। तो सर रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन मतलब जिसके बदले में आप सर्विसेज दे रहे हैं और मनी रिसीव कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप वाटर चार्जेस के बारे में बात करें, एग्जाम में आपसे पूछा गया वाटर चार्जेस, क्या ये नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन होगा? नहीं सर, वाटर दे रहे हैं, बदले में जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, फीस कलेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उसके चार्जेस वाटर पेमेंट कर, तो ये नॉन रेसिप्रोकल नहीं है, ये रेसिप्रोकल है कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको बिल भेजता है, तो आप यहां पर सर्विस कंज्यूम कर रहे हो और सर्विस के बदले में आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो आपको यह समझना पड़ेगा रेसिप्रोकल वर्सेस नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन। तो कई बार क्या होता है, एनपीओ जो होती है वो छोटा मोटा बिजनेस भी करती है। जैसे एक बुक्स का है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मानकर चलिए आपसे चार्जेस ले रही, तो आपको वहां पर बैठने की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, या मान के चलिए वो कोई बुक सेल कर रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिए होंगे कि मेडिसिन सेल की जा रही है, तो मेडिसिन सेल करना
ये नॉन रेसिप्रोकल नहीं है, रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन। तो कई बार एनपीओ भी बिजनेस कर सकती है। तो रेसिप्रोकल वर्सेस नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन को हमने यहां पर समझा। अब सर एनपीओ का अगला कॉन्सेप्ट, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीओ। तो सर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? रिलीजन के लिए हो सकता है, हेल्थ, सोशल सर्विस, मतलब इनका प्राइम पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर जस्ट फॉर सोशल वेलफेयर। तो वाइल डूइंग सोशल वेलफेयर दे कैन अर्न सम मनी ऑल्सो। जैसे कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज है या कोई एजुकेशन है, उनका प्राइम पर्पस एजुकेशन को प्रमोट करना है, लेकिन वाइल प्रमोटिंग ऑफ एजुकेशन अगर वो कोई बुक सेल करते तो वो रेवेन्यू तो है, लेकिन इट इज नॉट द प्राइम पर्पस। तो पर्पस बियॉन्ड द प्रॉफिट, यहां पर क्या है? पर्पस बियॉन्ड द प्रॉफिट। अब सर एनपीओ को भी तो अपने बिजनेस को रन करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट्स होती होगी, तो वो कहां से रेवेन्यू जनरेट करते? तो सर डोनेशन उनका एक फंड हो सकता है, रेवेन्यू सोर्स हो सकता है, ग्रांट्स हो सकती है, मेंबर्स ड्यू एंड सम अदर प्रोग्राम सर्विसेज। कोई वो प्रोग्राम रन कर सकते हैं, कोई अवेयरनेस कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया कि हम नीडी पीपल को क्या करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करें। उन्होंने एक प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम में उन्होंने एग्जीबिशन रन किया, आप वहां पर कुछ चीजें खरीदते हैं, उनको पेमेंट करते, तो प्रोग्राम की सर्विसेज हो सकती है। सो नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन, डोनर डू नॉट रिसीव गुड्स और सर्विस फॉर इक्वल वैल्यू इन द रिटर्न। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है इक्वल वैल्यू इन रिटर्न, तो नॉन रेसिप्रोकल। तो यहां पर नॉन रेसिप्रोकल का मतलब आपको समझ में आ गया। तो देखिए, दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट, आपको रिटर्न तो करना नहीं है, सीपीए के एग्जाम में लिखना कुछ नहीं होता। दे विल गिव यू द एग्जांपल, टैक्सेस नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा। हमने ग्रांट्स के बारे में बात करी, हमने एड के बारे में बात करी, डोनेशन के बारे में बात करी, दीज ऑल आर नॉन रेसिप्रोकल। नो ओनरशिप इंटरेस्ट। अब एनपीओ में ना ओनरशिप नहीं होता कि किसी का मालिक, कोई मालिक है, उसने उस कंपनी के शेयर खरीदे, उसको डिविडेंड देना है, तो यहां पर डिविडेंड नहीं आएगा। हियर आर नो इक्विटी ओनरशिप, तो यहां पर किसी प्रकार की कोई इक्विटी ओनरशिप नहीं होती। नो इंडिविजुअल हैज क्लेम रेसिडुअल एसेट इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडेशन। अगर कंपनी बंद हो जाती, सॉरी वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या जो एनपीओ है, जो एनजीओ है, अगर वो बंद हो जाता है तो किसी का डिस्ट्रीब्यूशन एसेट का कोई मालिक को नहीं किया जाएगा। नो डिविडेंड और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर सर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता, बिकॉज पर्पस क्या है? एजुकेशन, रिलीजियस, हेल्थ, सोशल। तो यहां पर बियॉन्ड दी प्रॉफिट पर्पस होता है, तो दैट्स फॉर लिक्विडेशन पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा, कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। दे कैन टेस्ट सच काइंड ऑफ एमसीक्यूज। अब सर ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो करते ही होंगे ना, क्या एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते होंगे? बिल्कुल बनाते हैं, वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन यहां पर फाइनेंशियल एसेट का एक नेट असेट मॉडल चलता है। चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर नेट असेट्स इक्वल द एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ असेट्स रिलेटिव टू लायबिलिटी। मतलब अगर आपकी लायबिलिटी 100 की है और एसेट आपकी 150 की है, तो इसका मतलब नेट एसेट्स आपकी होगी 50 की। अब जब एनपीओ बनाया जाता है तो उसको डोनेशन मिलता है, उसको कंट्रीब्यूशन मिलता है उसके मेंबर्स के द्वारा। तो नेट एसेट्स का 2 फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, लिख लीजिए। सिमुलेशन जो है वो इसमें से पूछने की भरपूर संभावना, विथ डोनर रिस्ट्रिक्शन और विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। मतलब आपको नेट एसेट को भी फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। वो फर्दर 2 कैटेगरी क्या है? विथ डोनर रिस्ट्रिक्शन की डोनर ने कंट्रीब्यूशन करते समय, डोनेशन देते समय क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसको अलग दिखाना है। और अगर डोनर ने जनरल पर्पस पे दी रखी है कि आपकी मर्जी है, वो जो एनपीओ है वो डिसाइड कर रहा है, उसकी गवर्निंग बॉडी कर रही है, तो इसको हम बोल रहे हैं विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। मतलब डोनर ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। तो एसेट का क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरी में। अब सर ये विद डोनर रिस्ट्रिक्शन और विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, इसको भी हम समझते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करी। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन एनपीओ में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है वो डिफरेंट की जा रही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देखिए तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो किसी पर्टिकुलर डे पर बताई जाती है। तो यहां पर भी क्लासिफिकेशन विद डोनर और विदाउट। तो बैलेंस शीट के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं?
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर इसी तरीके से एक बनाया जाएगा ऑन द स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी, चेंजेस इन एक्टिविटीज, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड। तो सर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान रखिए बैलेंस शीट में जो भी एसेट आएगी नेट एसेट आएगी, और नेट एसेट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन विद डोनर रिस्ट्रिक्शन, विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आएंगे, उसके बाद जो नेट जो आएगा वो भी रेवेन्यू में भी आपको क्लासिफिकेशन दिखाना पड़ेगा, विद डोनर रिस्ट्रिक्शन और विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। दोनों का फॉर्मेट भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले की कैरेक्टरिस्टिक को समझ रहे हैं। सर यहां तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज आएगी, आप कोई सर्विसेज दे सकते हैं, या डोनेशन आ सकता है, जनरल डोनेशन विथ नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। मतलब एनपीओ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या हो सकती है। एक तो अगर आप कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे मान के चलो आप कोई गुड सेल करते हैं वहां पर, तो उससे रेवेन्यू। एक हो गया डोनेशन, और एक इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है ना, आपके पास फंड पड़ा है, उसको आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो 3 सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जनरल डोनेशन विथ नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। ये क्या है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज विद डोनर रिस्ट्रिक्शन होगी या विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन, आप बताइए। एनपीओ डिसाइड करेगा या कोई और डिसाइड करेगा। एनपीओ खुद डिसाइड करेगा ना, तो रेवेन्यू हमेशा क्या होगी, विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि वो गवर्निंग बॉडी ऑफ एनपीओ डिसाइड करेगी कि उसको फंड को क्या यूज करना। तो रेवेन्यू के नाम के साथ में हमेशा विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। सर जनरल डोनेशन नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, और इन्वेस्टमेंट इनकम हमेशा विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। तो लिख लीजिए एमसीक्यू प्लस सिमुलेशन यहां से पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक इन्वेस्टमेंट इनकम विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन, जनरल डोनेशन विदाउट, और रेवेन्यू भी किसमें आता है सर, विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं। What are the net assets without donor restriction? These are the resources that not profit organization use at own discretion. अपनी मर्जी से, मतलब डोनेशन देने वाले की मर्जी नहीं चल रही है। The donor does not impose any condition. डोनर ने कोई कंडीशन भी इंपोज नहीं करी है सर। जब गवर्निंग बॉडी खुद डिसाइड कर रही है, लिखा है ना देखो, बोर्ड डेजिग्नेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड डेजिग्नेटेड रिजर्वेशन रिजर्व मतलब एनपीयू की गवर्निंग बॉडी ने बोला कि यार अपने पास 50 करोड़ रुपीस पड़े हैं, या 50 करोड़ डॉलर पड़े हैं, या $1 मिलियन पड़े हैं, उसमें से कुछ पोर्शन हमने डेजिग्नेट कर दिया कि हम इस पर्पस के लिए करेंगे। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सी द वर्ड बोर्ड डेजिग्नेटेड रिजर्व्स, हमेशा क्या मेंशन करना है सर, डोनर विदाउट रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, दीज आर द नॉन रिकोर्सेज दैट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन इट ओन डिस्क्रिप्शन। तो ओन डिस्क्रिप्शन में हमेशा क्या आएगा, विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जनरल एंट्री आपको बता दी, जैसे अनरिस्ट्रिक्टेड डोनेशन, डोनर गिव्स 10,000 विदाउट स्पेसिफाई हाउ शुड द यूज। तो जब यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं सर, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर, कैश आया 10,000, और देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू वर्ड यूज किया हमने, क्योंकि हमें डोनेशन मिलेगा, और साथ में विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन वर्ड आपको डालना कंपलसरी होगा। तो सिमुलेशन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सिलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू, अकेले नहीं क्लिक करना है, उसके साथ में ये भी मेंशन होना चाहिए विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन, साथ में मेंशन होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज में दोनों के क्लासिफिकेशन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। What are the asset with donor restriction? अब सर डोनर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है? अगर उसने बता दिया कि किसी तरीके से यूज किया जाना चाहिए, मतलब उन्होंने बोला कि हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, इससे आप बिल्डिंग बनाओगे, तो विद या विदाउट, सर बिल्डिंग स्पेसिफाई कर दिया ना। जब उन्होंने पर्पस को स्पेसिफाई कर दिया है, तब क्या हो जाएगा, डोनर विथ रिस्ट्रिक्शन। Types of donor, purpose of restriction, fund must be used for specific activities or program, cannot be used for general operation। अगर ये भी लिखा है कि आप इसको जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, तो भी विथ रिस्ट्रिक्शन में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं।
टाइम रिस्ट्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान के चलिए डोनर ने बोला कि आप इसको ना फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, अभी यूज नहीं करना, 5 साल बाद यूज करना, 5 साल तक आपको रखना पड़ेगा, लॉक इन पीरियड डाल दिया। तो जब टाइम रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो भी हम उसको क्या करेंगे, डोनर विथ रिस्ट्रिक्शन। और एक वर्ड है परपेक्चुअल। परपेक्चुअल में उन्होंने बोला कि हम आपको ना 20 करोड़ का एक कॉर्पोरेट फंड देते हैं, आप इसकी अर्निंग को यूज कर सकते हो, कैपिटल को यूज नहीं कर सकते, तो इसको बोल रहे परपेक्चुअल। द प्रिंसिपल अमाउंट मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर एवर बट द अर्निंग कैन बी यूज सम टाइम विथ रिस्ट्रिक्शन टू। तो जो एंडाउनमेंट फंड है जिसकी प्रिंसिपल को आप अपने कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, या अगर कोई 5 साल 10 साल की कोई रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई है, पीरियड डाल दिया गया है, वो भी डोनर विथ रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो डोनर विथ और डोनर विदाउट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो है हमने बना रखा है, तो दोनों में देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आपको नेट असेट्स नीचे दिख रही है ना, तो नेट असेट्स देखिए यहां पर 20,000, 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो हमने यहां पर मेंशन किया नेट असेट विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन, विथ डोनर रिस्ट्रिक्शन। तो आपको बैलेंस शीट में नेट असेट्स में फर्दर क्लासिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्टिविटीज के बारे में भी बात करें तो सर रेवेन्यू है विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन और विथ डोनर रिस्ट्रिक्शन। तो सर अगर कोई कंट्रीब्यूशन मिला है 50,000 का विदाउट है, $100,000 का विथ है, तो आपको 2 कॉलम साथ में चलाने पड़ेंगे, जिससे आप बार फिर एक्सपेंसेस करेंगे, और एक्सपेंसेस को क्या करेंगे आप उसमें से माइनस करके फर्दर आप दिखाएंगे विद और विदाउट, विद डोनर रिस्ट्रिक्शन और विदाउट डोनर रिस्ट्रिक्शन। वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिसको आपने समझना है। सर जनरल एंट्री रिस्ट्रिक्टेड में भी क्या होगी, देखिए कैश मिला आपको $500,000, when donor gives 50,000 to be used only for scholarship, तो यहां पर पर्पस स्पेसिफाइड है, स्कॉलरशिप के लिए यूज करना है कि आपने नीडी पीपल को स्कॉलरशिप देना है, तो यहां पे क्या डाला विथ डोनर रिस्ट्रिक्शन। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको यह बात समझ लेना चाहिए कि सर सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए यही है कि दोनों के क्लासिफिकेशन को समझे। अगर आपने क्लासिफिकेशन समझ लिया, लिख कर ले लीजिए, 4 MCQ तक आपको एग्जाम में इसी पॉइंट के ऊपर देखने को मिल सकते। तो अभी हमने इसके बेसिक्स को ही समझा है, चलिए आगे बढ़ते हैं।